Today our topic is chapter number 24. And being an accounting student as well, you must be familiar with this term, right? Yes. And what is an income statement? अगर मैं आपसे पूछता हूं तो सर इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं. All right, so it is a financial statement which records the revenue earned by the business, the expenses made by the business, and the resultant profit or loss made by the business at the end of the year. तो इनकम स्टेटमेंट ये बता रही है. अच्छा, अब उसमें बिकॉज इट शोज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एज वेल एट द एंड ऑफ द ईयर. तो उसमें हाउ अ प्रॉफिट इज मेड वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस. यू नो दैट एवरी प्राइवेट सेक्टर बिजनेस. और वैसे तो पब्लिक सेक्टर होगा तो उसका भी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होगा, बट दैट माइट नॉट बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम रेवेन्यू. तो अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दें रेवेन्यू में से तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है. या अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स है, मैंने प्रॉफिट के बारे में लिखा हुआ है. तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर सारी कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स में सारी कॉस्ट आती नहीं है, ये पता है आपको? यस सर. देयर आर अदर कॉस्ट एज वेल एंड यू नीड टू सब्ट्रैक्ट देम टू कैलकुलेट द फाइनल प्रॉफिट. एनीवे, अगर प्रॉफिट की ये तारीफ भी लिखें तो गलत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो ये आता है, बट देयर इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर. पता है ना आपको? यस. जिसमें अभी हम नीचे भी बात करेंगे, लेकिन ये डेफिनेशन भी सफिशिएंट है. और अगर आपने लिखना है बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल की जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऑल कॉस्ट, तो ये भी पॉसिबल है फ्रॉम रेवेन्यू. तो ये भी अब फर्क है सिर्फ कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होगा रेवेन्यू में से तो वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट, और ऑल कॉस्ट माइनस होगी इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा. ऐसे ही है ना? यस सर. ओके, आगे चलते हैं. तो आगे व्हाई इज प्रॉफिट इंपॉर्टेंट आपको पता है अच्छे से. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. एक मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस. अब ये मैंने पॉइंट लिखा है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बिजनेस. तो इसको हमने डेवलप करना तो क्या कहेंगे? बता सकते हो? So that the owner can satisfy his needs and wants. बिल्कुल आ सकता है, लेकिन फिर आपको इस पॉइंट को भी साथ ही रिलेट करना पड़ेगा. देन इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट पॉइंट. और आपने ये लिखना है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट and the purpose is to reward the owners for the amount of investment they have made in the business, because they are the ones who are taking the risk, so they must be rewarded in the form of profit as well. So yes, आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर भी अपने पॉइंट एक पॉइंट को डेवलप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो. वरना आप मेन ऑब्जेक्टिव ये कह रहे हैं कि जिस पर्पस के लिए प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कम्स इनटू एन एग्जिस्टेंस, इफ देयर इज नो प्रॉफिट देयर इज नो पॉइंट रनिंग द बिजनेस. तो मेन ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ every private sector business. Without it, survival is not possible, and even the business would not be surviving, and the purpose of existence would not be there. So business would be closed down. इस तरह करके चाहे तो आप पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में पहली पॉइंट को डेवलप कर सकते हैं. दोनों इकट्ठे भी कर दें फिर भी कोई बात नहीं. एग्जामिनर वुड कंसीडर इट एज वन पॉइंट और वन मार्क्स दे देगा. फिर कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. तो इसको कैसे डेवलप करेंगे? कैसे होगा?
खामोशी हो गई हो? हेलो। सर सोच रही हूँ। अच्छा अच्छा, इतना मुश्किल नहीं है। आपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर पढ़ा है ना, जो मैंने वीडियो भेजी थी? यस। तो उसमें प्रॉफिट जो है, और आपने शायद क्वेश्चन भी किए हैं अभी। तो प्रॉफिट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब, if you want to expand your business, one of the source of finance could be profit. Business can use that to expand it. लेकिन ये कभी नहीं कहना कि प्रॉफिट इज यूज टू पे एक्सपेंसेस, ये गलत हो जाएगा। अक्सर बच्चे लिख देते हैं कि प्रॉफिट इज यूज टू पे वेजेस टू वर्कर्स, ये गलत है, क्योंकि प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल कॉस्ट फ्रॉम द इनकम अर्न बाय द बिजनेस या रेवेन्यू अर्न बाय द बिजनेस, तो वो गलत है। एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सही है। अच्छा, फिर इंडिकेटर ऑफ सक्सेस, यस, कि अगर business is earning profit, so it guarantees that business is on the right path and it is successful. So it helps to attract more investment as well. Okay, potential investors, after looking at the profit level of the business, they can decide to invest in the business as well. So इस तरह से इसकी डेवलपमेंट भी की जा सकती है। फिर आ गया डिफरेंस बिटवीन कैश एंड प्रॉफिट। ये मैंने आपको कैश फ्लो में बताया था कि प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स एज सून एज इट इज अर्न। मतलब अर्न कब होता है? एज सून एज इट इज अर्न का क्या मतलब है पता है? यस सर। क्या? सर मतलब जैसे ही कैश रिसीव हुआ है। नहीं, जैसे ही आपने सेल्स की है और आपने एंट्री कर दी है सेल्स की, तो प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा। आप सेल्स अगर, लेट्स से इट इज क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स है तो समझ आती है आपको, हमें समझ आती है कैश सेल्स हो रही है कि कैश डेबिट हो गया और आपका जो रेवेन्यू है या सेल्स है वो क्रेडिट हो गया। ऐसे ही है ना, अकाउंटिंग में ऐसे ही करते हैं। यस। अच्छा, और अगर क्रेडिट सेल्स हो जाए तो क्या करते हैं फिर? जो आपका अकाउंट रिसीवेबल या जो ट्रेड रिसीवेबल है उसको हम डेबिट करते हैं और सेल्स को या रेवेन्यू को हम क्रेडिट कर देते हैं, कैश को नहीं करते ना डेबिट। ऐसी है। यस। तो आपने जब रिकॉर्ड कर लिया और सेल्स हैज बीन मेड, डज नॉट मैटर वेदर कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड और नॉट। वो कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है, कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, आपने सेल्स कर दी है एंड यू हैव रिकॉर्डेड इट, तो प्रॉफिट, यू विल से प्रॉफिट हैज बीन अर्न्ड। अब वो आपको मिला ही नहीं मिला, वो आगे है, इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश और नॉट। मिला ही नहीं मिला, इट डज नॉट मैटर, वो प्रॉफिट कंसिडर होगा। बट कैश इज ओनली रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। कभी ऐसा होता है कि आपको कैश ना भी मिले तो आप कैश की एंट्री कर दो? कभी हुआ ऐसे? नो। तो जब आप क्रेडिट सेल्स की एंट्री करते हैं तो क्या सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करते इनकम स्टेटमेंट में? बताओ। सर करते हैं। कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, हम सेल्स को इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, दोनों को। इसका मतलब है प्रॉफिट की कैलकुलेशन में वो सेल्स आ गई, आपको प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन जो प्रॉफिट होगा उतना कैश हो सकता है आपके पास ना हो, क्योंकि अभी क्रेडिट सेल्स भी बीच में है, वो अभी आपको कैश आना है, लेकिन प्रॉफिट अर्न हो गया। लेकिन कैश जो है वो जब रिसीव होता है तभी रिकॉर्ड होता है। प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाता है जैसे ही वो अर्न होता है, रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो कैश जो है उसकी एंट्री भी तभी होती है जब कैश रिसीव होता है। ये नहीं है कि आपके ट्रेड रिसीवेबल ने कह दिया कि हाँ जी मैं 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा तो आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। ऐसे ही है ना? यस सर। सो अमाउंट ऑफ कैश, आगे देखें, हेल्ड एंड प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस में डिफर। ये समझ आती है बात की? ये बताओ। यस। और जो रेवेन्यू अर्न है उसकी अमाउंट और कैश की अमाउंट वो भी डिफर हो सकती है। हो सकता है आपका रेवेन्यू ज्यादा शो हो रहा है लेकिन उतना कैश आपके पास नहीं आया, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो उसमें से कुछ जो है वो आपकी क्रेडिट सेल्स है। तो मैंने आगे लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स प्रॉफिट इज अर्न बट कैश इज रिसीव्ड लेटर, सो अमाउंट्स डिफर। आगे अकाउंट्स क्या होते हैं? दे आर द records of business financial transactions। और financial transactions क्या होती हैं बताएंगे मुझे?
Sir, buying and selling of goods. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स खाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होती, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व फाइनेंस और मनी। अब वो पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स भी हो सकता है, वो पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी हो सकता है, पेमेंट टू सप्लायर हो सकता है फॉर द रॉ मटेरियल। और बाइंग एंड सेलिंग जो है उसकी तो ठीक है, वो तो रिकॉर्ड होता ही है, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और कैश उसमें इन्वॉल्व है। तो जब कैश इन्वॉल्व होगा तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगी, लेकिन खाली बाइंग एंड सेलिंग ही इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। हर किस्म की ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है, वो आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपका रेवेन्यू हो सकता है। फिर फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट विच आर मेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आर कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स। उनको बोलते ही इसलिए फाइनल अकाउंट्स क्योंकि वो साल के आखिर में बनाए जाते हैं। और उसमें आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने लिखा हुआ है, जो अब ये नाम नहीं रहा तो उसको हम मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि अब इस्तेमाल नाम यही होता है इनकम स्टेटमेंट। पुराना नाम जो कैम्ब्रिज पहले इस्तेमाल करती थी वो प्रॉफिट एंड लॉस था। तो एंड आगे हमें बैलेंस शीट भी नजर आ रहा है, और अब बैलेंस शीट भी नाम जो है वो नहीं रहा, और अब नाम हो गया है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, तो ये दोनों बातें हो गई, और ये फाइनल अकाउंट। अच्छा, उसके अलावा और भी जो है ना वो बहरहाल ये मेन दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। अच्छा, इसी तो अब क्योंकि हम पढ़ ही ये रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, हम उसी की बात करते हैं ना। अब उसमें इनकम स्टेटमेंट आ गई, जैसे मैंने आपको बताया, इट रिकॉर्ड्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ द बिजनेस टू डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि नॉर्मली क्या होता है, विच इज यूजुअली 1 ईयर। फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। जैसे आपने कोई दो ऑप्शनों में से कोई चूज करना है, तो आप उसमें बेस्ड ऑन प्रॉफिट कैलकुलेशन तो आप फोरकास्ट भी कर सकते हैं। फोरकास्ट का मतलब है कि आगे सेल्स कितनी होने वाली है आपने एस्टिमेट लगा लिया, आगे कॉस्ट कितनी इनकर होगी उसका एस्टिमेट लगा लिया, और इस तरह से आप फोरकास्ट कर लेते हैं अबाउट द इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट के डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक है ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें आप सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है भला बताओगी? अगर आ गया पेपर में डिफाइन कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिफाइन द टर्म, तो क्या कहोगी? Um, Sir, it is the total cost used to create a product or service which has been sold. तो क्रिएटिव प्रोडक्ट नहीं, नाम से जाहिर है इसका पहले नाम होता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब इसका नाम हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब ये है कि वो कॉस्ट जो उन चीजों पे लगी है जो खाली प्रोड्यूस नहीं हुए, जो सेल हो गए। इसका मतलब है द गुड्स विच आर unsold or which are left unsold, there the cost spent on them is not called cost of sales। और इसी वजह से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हुए जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है उसको माइनस करते हैं, जो मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि ये जो है कॉस्ट ऑफ सेल ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स दोज गुड्स व्हिच आर स्टिल देयर with the business and business is not able to sell them at the end of the year। तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आएगा, वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल सिर्फ होती है कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स व्हिच बिजनेस इज एबल टू सेल। समझ आ रही बात की? Yes. तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, बस ये याद रखना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सब चीजों की होती है which have been sold and which have not been sold by the business, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल सिर्फ उन चीजों की होती है those goods which has been converted into sales or which has been sold by the business। अच्छा, तो ये हमने निकाल लिया। अब लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं और इसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, जो आपने ब्रेक इवन वाले चैप्टर में पढ़ा है, जहां मैंने
लेसन दिए हुए हैं। तो आपको पता है डायरेक्ट कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट ये क्या होती है? कि नहीं पता? सर पता है। बताओ। जरूरी है ना, कुछ भी सवाल आ सकता है इसी वजह से। जी Sir, direct cost is a cost which is directly related to the product. ठीक है, सही है। बस कोशिश करो कि ना ये ठीक, वैसे ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट है ना, तो उसमें डायरेक्ट का वर्ड इस्तेमाल ना करो, वो अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता। ओ लेवल में शायद फिर भी नंबर मिल जाए, लेकिन प्रैक्टिस यही बनाओ। अच्छा, बहरहाल तो अब इसका मतलब क्या है डायरेक्टली रिलेटेड? कि डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच कैन बी एसोसिएटेड विद अ प्रोडक्ट, विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब ये कि अगर मैं कोई फर्नीचर बनाता हूँ और मैं ये कहूँ कि फर्नीचर पे कितनी लकड़ी लगी है और उस लकड़ी की कॉस्ट क्या है, तो आई कैन इजीली एसोसिएट द कॉस्ट ऑफ वुड विद दैट फर्नीचर, या जो भी बनाया, टेबल चेयर या जो भी है, तो ये एक डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। लेकिन अगर मैं ना कैलकुलेट कर सकूं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि द फैक्ट्री वेयर फर्नीचर इज मेड, रेंट ऑफ दैट फैक्ट्री कैन नॉट बी अ डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि आप वो किसी भी एक प्रोडक्ट पर नहीं डाल सकते, या यू कैन नॉट फाइंड इट आउट दैट ऑन वन प्रोडक्ट हाउ मच रेंट इज देयर। वो रेंट टोटल है पूरी फैक्ट्री का, आप किसी एक प्रोडक्ट पे उसको नहीं डाल सकते कि इस फर्नीचर बनाने पे इतना रेंट लगा है फैक्ट्री का, इस प्रोडक्ट को बनाने पे इतना रेंट लगा है, वो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। व्हेन यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, तो हम उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये तो डायरेक्ट जो है, और डायरेक्ट कॉस्ट नॉर्मली जो है ना वो वेरिएबल होती है। जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ वुड के बारे में कहा, डेफिनेशन दोनों की फर्क है, लेकिन वो दोनों एक हो सकती हैं। जैसे मैंने वुड की एग्जांपल दी है, तो अब वुड, बिकॉज कॉस्ट ऑफ वुड कैन बी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि उसमें कितनी लगी है, तो ये डायरेक्ट हो गया। और वेरिएबल हुई कि वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच चेंजेस विद अ चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो अगर वुड की बात करूं, अगर आप ज्यादा फर्नीचर बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ वुड बढ़ेगी, कम फर्नीचर बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ वुड कम होगी, और अगर फर्नीचर नहीं बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ वुड होगी ही नहीं। तो चूंकि ये आपकी आउटपुट के साथ वेरी कर रही है, तो इसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। लेकिन दोनों को जो आइडेंटिफाई करना है वो इसी तरह करना है जो मैंने बताया। एक कि वो एसोसिएट होती है किसी प्रोडक्ट के साथ कि नहीं, और दूसरा वो चेंज होती है आउटपुट के साथ कि नहीं। लेकिन जनरली बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट भी हो जाती है, लेकिन डेफिनेशन आए तो कभी ये नहीं लिखना कि आप डायरेक्ट कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन लिख दो और वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट की लिख दो, ये गलत हो जाएगा। समझ आ रही है? Yes. अच्छा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा जो पोर्शन आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, जिसमें आप प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालते हैं, या जिसका पुराना नाम था नेट प्रॉफिट। तो उसमें ऊपर वाले में क्या निकालते हैं, वो शो करता है, इट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। और वो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैंने आगे लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप निकाल देते हैं अपने रेवेन्यू में से या सेल्स में से। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग, ना कि मैं ये लिखूं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अब नाम ये इस्तेमाल होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम। अब मैं ये यहाँ पर सेल्स की जगह पर रेवेन्यू का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर भी मैंने ये इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आते हैं, तो उसमें हमारे पास इट शोज नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, और नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स, ऑल काइंड ऑफ कॉस्ट। अब आप यहाँ कहें कि सर ये अभी ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमने ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है, हमें कहाँ से आया ये ग्रॉस प्रॉफिट? Sir, ये ट्रेडिंग अकाउंट से ना, ट्रेडिंग अकाउंट में revenue जो, minus cost of sales. हाँ जी, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऊपर से जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो हमने यहाँ लिखा है। और उसमें से आपने जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो कौन से, अदर देन कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आप पहले माइनस कर चुकी हैं, वो दोबारा थोड़ी ना करनी है। तो एक्सपेंसेस मतलब अदर देन कॉस्ट ऑफ सेल्स, और वो नॉर्मली इनडायरेक्ट होते हैं और फिक्स कॉस्ट होती है वो। और ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है डायरेक्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, कि इनडायरेक्ट कॉस्ट वो which cannot be associated with a particular product, तो वो इनडायरेक्ट है। जैसे कि
आप कह लो कि रेंट ऑफ द बिल्डिंग है, सैलरीज हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो ये एक्सपेंसेस हैं, लेकिन आप आप इसको किसी एक प्रोडक्ट के साथ रिलेट नहीं कर सकते, तो ये इनडायरेक्ट है। और जनरली इनडायरेक्ट कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती हैं, लेकिन दोनों की डेफिनेशन फर्क है। फिक्स कॉस्ट वो विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड, वो उतने रहते हैं जैसे रेंट ऑफ द बिल्डिंग। तो रेंट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो एक फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि वो आउटपुट के साथ बढ़ती नहीं है, आउटपुट के साथ कम नहीं होती, और आउटपुट जीरो भी हो स्टिल यू हैव टू पे इट। और क्योंकि आप रेंट को भी किसी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बन जाती है, लेकिन दोनों की डेफिनेशन सेम नहीं है। अगर पेपर में सवाल आए तो आप दोनों की एक ही डेफिनेशन नहीं लिख सकते, दोनों की अलग ही इस्तेमाल है। अच्छा, अब उसमें फिर आपने, आपके पास जब एक्सपेंसेस माइनस किए, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। और एक और एक्सपेंस है इंटरेस्ट, अगर आपने लोन लिया हुआ है, जब आप वो माइनस करते हैं तो आपके पास फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है। जब तक ये माइनस नहीं होता तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये आपने याद रखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना, उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ था। जब आप इंटरेस्ट भी माइनस करते हैं तो हमारे पास फाइनल प्रॉफिट आ जाता है, जिसे प्रॉफिट फॉर द ईयर बोलते हैं, या जिसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद फर्दर अभी आपका इनकम स्टेटमेंट का थर्ड पोर्शन आ गया, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर से, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर पे खत्म हो रहा है, और इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं आगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब ये क्या शो कर रहा है? ये शो करता है, इट शोज द रिटेन प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। और रिटेन प्रॉफिट क्या होता है? इज द प्रॉफिट केप्ट बाय द बिजनेस आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड डिविडेंड्स। कि आपको जो प्रॉफिट आता है, जो बिजनेस अर्न करती है, बिजनेस की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें से टैक्स पे करे टू द गवर्नमेंट, और दूसरा कि उस प्रॉफिट में से क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करे पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो उनका रिवॉर्ड है। तो आप जब वो डिविडेंड भी दे देते हैं जो शेयर होल्डर्स का है, और टैक्सेस भी पे करती हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट इज कॉल्ड रिटेन प्रॉफिट, जो बिजनेस का अपना प्रॉफिट होता है, जिसको एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास आ गया, तो आपने उसमें से टैक्सेस माइनस किए, तो आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर आपने डिविडेंड जब माइनस किया तो आपके पास आ गया रिटेन प्रॉफिट। ये ऑर्डर यही रहना चाहिए, पेपर में कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, इसीलिए आपने ये याद रखना है। तो एक मिनट, तो ये आपने ऑर्डर याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अब ये हमारा खत्म हो गया, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है जी चैप्टर 25, और जिसमें हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो अब अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को देखें, तो जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, तो ये शो क्या करती है, अब याद रखना है। इनकम स्टेटमेंट शोज द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर बाय कंपेयरिंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट, या बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू, ऐसे ही होता है ना। अब तो वो बताती है, जो इनकम स्टेटमेंट है वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है। प्रॉफिटेबिलिटी क्या? एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। और जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में नहीं बताती। वो क्योंकि शो करती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एट अ पर्टिकुलर टाइम, या जो डेट होती है, ये शो करती है बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि बिजनेस की एबिलिटी टू पे बैक इट्स लायबिलिटी। क्योंकि लायबिलिटीज क्या होती हैं? द आइटम्स व्हिच बिजनेस इज सपोज टू पे बैक। तो वो पे करने के लिए बिजनेस मस्ट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसेट्स अवेलेबल। तो ये, तो इसको बोलते हैं, अगर तो बिजनेस के पास सफिशिएंट एसेट्स हैं टू पे बैक इट्स लायबिलिटीज, तो हम कहते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है। और अगर वो नहीं पे कर सकते या मुश्किल में है, तो हम कहते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में बताती है कि बिजनेस की नेट वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, अगर किसी ने खरीदना है तो वो बताती है। जबकि इनकम स्टेटमेंट, उसका ताल्लुक बिजनेस की परफॉर्मेंस के साथ है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ है। अच्छा, तो ये बात हो गई। फिर कंटेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो आप एसेट से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि ऑल आइटम विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स।
एंड एसेट्स कैन बी ईदर करंट और नॉन करंट। ये आपको पता है, यानी कि कोई भी आइटम जो बिजनेस ओन करती है वो बिजनेस का एसेट कहलाती है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई व्हीकल हो, चाहे वो कोई मशीनरी हो, कोई इक्विपमेंट हो, कोई टेक्नोलॉजी है, वट एवर इट इज, वो बिजनेस का एसेट है। चाहे वो लैंड हो, बिजनेस ओन करती है तो ओन करता है तो एसेट है। अच्छा, अब एसेट दो तरह के लिखे हुए हैं, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट की पहचान आपको पता ही है कि एसेट्स विच आर केप्ट बाय द बिजनेस फॉर लेस देन 1 ईयर आर कॉल्ड करंट एसेट्स। और दूसरी बात कि इट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जैसे आपके पास कैश है, अब ये डेटर्स लिखा हुआ है, अब इसका जो नया नाम, अब डेटर्स हमें नजर नहीं आता, अब उसकी जगह पर हमारे पास जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स का वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, तो ये आपके करंट एसेट्स हैं क्योंकि ये बिजनेस के पास 1 साल से कम अरसे के लिए रहते हैं और इनको कैश में कन्वर्ट करना आसान है। अब एक कैश तो खुद ही कैश है, इसको कन्वर्ट क्या करना, मतलब ये रेडी फॉर्म में अवेलेबल है, आप जब चाहें इसको स्पेंड कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत है। जो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं या डेटर्स हैं, वो भी ये होता है कि आपने कस्टमर को क्रेडिट पे चीजें बेची पर आपने उसको अपना ट्रेड रिसीवेबल या डेटर बना दिया, मतलब कि यू आर सपोज टू रिसीव मनी फ्रॉम दैट इंडिविजुअल और बिजनेस एट सम फ्यूचर डेट। तो आपने उनको अपना एसेट बनाया कि मुझे इससे पैसे लेने हैं और वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको पैसे दे देता है, तो ट्रेड रिसीवर भी गायब हो जाते हैं। ठीक है, और वो आपको 3 महीने में कैश में कन्वर्ट भी हो जाता है ना। यही बात की है ना, दो फीचर कि करंट एसेट एक तो साल से ज्यादा बिजनेस के पास रहते नहीं है, वो कैश भी चला जाता है क्योंकि बिजनेस ने कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल करना होता है। और ट्रेड रिसीवेबल जो आपके होते हैं, जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं, जिनको आपने अपना एसेट बनाया होता है, वो भी आपको 2-3 महीने बाद जब पैसे देते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल भी गायब हो जाते हैं, उसकी जगह पर कैश आ जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल भी कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब उसमें नीचे मैंने अकाउंट रिसीवेबल की डेफिनेशन लिखी हुई है। दोज हु ओ मनी टू बिजनेसेस आर कॉल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल। और बिजनेस को ओ कौन करते हैं नॉर्मली? बिजनेस को ओ वही लोग करते हैं, वही बिजनेसेस करते हैं हु बाय गुड्स फ्रॉम द बिजनेस, और उन्होंने पैसे फ्यूचर डेट में वापस करने होते हैं, तो हम उनको अकाउंट्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। अच्छा, इसी तरह नॉन करंट या फिक्स एसेट्स, पुराना नाम फिक्स एसेट था, अब नॉन करंट एसेट्स हो गया। तो अब नॉन करंट एसेट में हमारे पास वो क्या होते हैं? एसेट्स विच आर केप्ट बाय द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। इट कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कि एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ करंट एसेट्स, कि एक तो 1 साल से ज्यादा बिजनेस के पास रहते हैं। उसकी वजह क्या है कि द पर्पज ऑफ द बिजनेस इज नॉट टू सेल देम, the purpose of the business is to use them for the benefit of the business। जैसे कि बिल्डिंग है, जैसे कि मशीनरी है, ये बाय करने का मकसद ये थोड़ी है कि आप इसको बेचें, मकसद है यू विल बी यूजिंग द बिल्डिंग, यू विल बी यूजिंग द मशीनरी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच यू विल बी सेलिंग इन द फ्यूचर। तो इसका मतलब है, अगर मैं ऊपर बात करूं जहां पे करंट एसेट्स लिखा हुआ है, तो मैं एक और भी अगर यहाँ ऐड कर दूं, जैसे कि इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है, बताओगी मुझे? Sir, the goods which are kept in the shop so that they can be sold. जी बिल्कुल, या तो आपको स्टॉक में रखा हुआ है, you are going to use it in the production process in the near future, or if they are in the finished shape or final shape, तो your intention is to sell them as quickly as possible। तो वो भी आपके पास नहीं रहते इन्वेंट्री, वो भी साल के अंदर अंदर आप सेल कर देते हैं और वो कैश में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो आप कैश में कन्वर्ट नहीं, वो होते भी नहीं है, आप करते भी नहीं है, क्योंकि आपने उनको इस्तेमाल करना होता है। होते क्यों नहीं है? क्योंकि बिल्डिंग मशीनरी दे टेक टाइम टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, क्योंकि ये एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं और इनको बेचना भी है तो टाइम लगेगा। और दूसरा, बिजनेस ने इनको इस्तेमाल करना होता है, तो बेचना क्यों है? बेचेंगे तो तब जब बिजनेस क्लोज डाउन हो रहा है या बिजनेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है एंड दे आर इन फाइनेंशियल क्राइसिस, तभी बेचेंगे ना, अदरवाइज तो नहीं बेचेंगे, क्योंकि उनको तो उन्होंने इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर मैं मशीनरी के अलावा और ऐड कर दूं कि कमर्शियल व्हीकल, जैसे कि कोई लॉरी है, कोई ट्रक है,
तो वो भी इसी में आ रहा है, क्योंकि उसका पर्पज होता है अगेन टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। तो वो भी कैश में कन्वर्ट होता भी नहीं जल्दी, और वो बिजनेस के पास 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए रहता है, क्योंकि बिजनेस उसको इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, फिर हमारे पास आगे कुछ और टर्म नजर आ रही हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन हमें नजर आ रही है। वो आपको अच्छे से पता है कि लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और हमने पढ़ ही लिया कि पुराना नाम जो है वो फिक्स एसेट होता था, अब नाम जो है वो नॉन करंट एसेट बन गया है। तो अब नॉन करंट एसेट जो होते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिशिएट होते हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, तो आपकी मशीनरी है, आपकी इवन बिल्डिंग है, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं भी करते, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी वैल्यू कम होती जाती है, यानी कि उनकी यूजफुलनेस कम होती जाती है। तो मैं यहाँ अगर लिख दूं कि लॉस इन द वैल्यू, मैं यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ड्यू टू द लॉस इन यूजफुलनेस, उनकी अब वो यूटिलिटी नहीं रही। लॉस इन द यूजफुलनेस मतलब आपने एक इक्विपमेंट ली है जो पहले बहुत अच्छी चलती थी, 24 आवर्स आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे। अब आफ्टर 5 years दैट मशीनरी कैन नॉट वर्क 24 आवर्स, एंड यू इट रिक्वायर्स रेस्ट टाइम एज वेल, एंड यू हैव टू रिप्लेस सम पार्ट्स ऑफ द मशीन विद द न्यू वंस, जो कि वीयर एंड टीयर की वजह से, चलने की वजह से अब वोन आउट हो गए हैं, एंड यू रिक्वायर न्यू पार्ट्स टू बी फिक्स्ड। तो वो हम उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जब वैल्यू कम होती है तो आपको उस पर खर्चा करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, रिपेयर की कॉस्ट बढ़ जाती है, पार्ट्स को आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो खर्चा है, यानी कि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। जब एक एसेट की वैल्यू कम होती जाती है तो आपको उस पर खर्चा ज्यादा करना पड़ता है। जैसे एक गाड़ी ली है, तो गाड़ी शुरू में कोई काम नहीं निकाल रही, और बाद में कभी धक्का दे रहे हैं, कभी बैटरी चेंज कर रहे हैं, कभी इंजन का काम करा रहे हैं, कभी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपका खर्चा आ रहा है, और इसका मतलब है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है, और उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, पुरानी होती जा रही है, और अब वो उतनी इफेक्टिवनेस के साथ काम भी नहीं कर सकती। तो ये डेप्रिसिएशन जरूर मौजूद होती है, और इसको आपको कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि इट इज एन एक्सपेंस। तो साल में जब आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है और उसकी इफेक्टिवनेस कम हो रही है, तो आपने उसको एक्सपेंस के तौर पे भी रखना है कि अब ये 10,000 की वैल्यू कम हो गई है, अब ये उस काबिल नहीं है। अच्छा, और हो सकता है आपने उसमें पैसे भी लगाए हो। अच्छा, लायबिलिटीज आगे हम चलते हैं, तो वो क्या होती है? आइटम विच आर ओड बाय द बिजनेस। ओड मतलब क्या मतलब है इसका, बता दो। सर मतलब द बिजनेस इज इन डेट, मतलब उसने पे करना है अभी। क्या करना है? अभी वो उसने जो चीजें खरीदी हैं, जो भी उसने उसकी पेमेंट करनी है। जी, पेमेंट करनी है, बिल्कुल सही। दे आर सपोज टू पे बैक द अमाउंट। बिल्कुल। तो अब करंट लायबिलिटी जो है, अब लायबिलिटी दो तरह की है। एक हमारे पास करंट लायबिलिटी है जो आपको साल के अंदर पे करनी होती है, जैसे क्रेडिटर्स को, कि अगर आपने इफ यू हैव बॉट समथिंग फ्रॉम योर सप्लायर एंड यू हैव गॉट 2 months क्रेडिट, तो आपको 2 महीने बाद पैसे वापस करने हैं, ये देने हैं, तो वो आपको साल के अंदर पे करने हैं। इस तरह बैंक ओवरड्राफ्ट है। लोन तो करंट लायबिलिटी नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि लोन नॉर्मली आपको 5 साल 10 साल बाद भी पे करना होता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट जो होता है वो आपको कुछ महीनों में ही वापस करना होता है, इसलिए वो भी करंट लायबिलिटी में ही आ रहा है। तो फिर इसी तरह क्रेडिटर्स पुराना नाम था, अब अकाउंट्स पेबल या ट्रेड पेबल का नाम इस्तेमाल होता है। तो दोज टू होम बिजनेसेस ओ मनी आर कॉल्ड अकाउंट पेबल। ये मैंने बता दिया है कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे आपने चीजें खरीदी हैं एंड आपने उनको महीने 2 महीने बाद पैसे देने हैं। और नॉन करंट वो है जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं इसको, पुराना नाम यही था, और जो बिजनेस को 1 साल के बाद वापस करने होते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन है या डिबेंचर्स, आपने सोर्स ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में पढ़ा है डिवेंचर। और मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि डिवेंचर क्या होते हैं, कि डिवेंचर इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट, मतलब कि ये एक किस्म का लोन होता है जो बिजनेस लेती है पब्लिक से, और उनको एक सर्टिफिकेट दे देती है जिसे बोलते हैं डिवेंचर सर्टिफिकेट। एंड पीपल हु बाय द डिवेंचर सर्टिफिकेट, उनके पास ये प्रूव होता है
कि हमने बिजनेस को लोन दिया है या पैसे दिए हैं। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब यही होता है कि बिजनेस एक्नॉलेज कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ जी, इस बंदे ने हमें इतने पैसे दिए हैं और हमने इनको एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया है कि ये राइट रखते हैं कि इतने पैसे वापस लें इतने सालों के बाद, जितने भी सालों के बाद करना है। और जब तक बिजनेस उनको पैसे वापस नहीं करेगा, वो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, यानी कि पीपल हु आर होल्डिंग डिबेंचर्स, हु हैव बॉट डिबेंचर्स, उनको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। और यही फायदा है, वरना देयर इज नो पॉइंट बाइंग डिबेंचर। शेयर, जब आप शेयर खरीदते हैं, यू बिकम अ शेयर होल्डर और आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। बट जब आप डिबेंचर खरीदते हैं, तो आप डिबेंचर होल्डर बनते हैं और आप बिजनेस के क्रेडिटर बनेंगे। यानी कि आपने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, तो आपको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो आपको मिलता रहेगा जब तक कि बिजनेस आपको आपके पैसे वापस नहीं कर देता एट द ड्यू डेट। फिर हमारे पास इसी तरह वर्किंग कैपिटल भी मौजूद है। और वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या है, हम इस पे बात जरूर करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अभी टाइम नहीं है।